दोस्तों, आज एक बार फिर हमारे साथ हैं करंट अनप्लग के संपादक राजीव रंजन जी। स्वागत है आपका राजीव जी, नई परख के मंच पर। पिछली बार जब हम लोगों ने बातचीत की थी, तब से अब तक युद्ध की स्थिति काफी बदल चुकी है। उस वक्त डोनाल्ड ट्रंप ने 5 दिन की मोहलत ली थी कि 5 दिन के अंदर ऐसा लग रहा था उनकी बातों से कि ईरान और उनके बीच में एक तरह की समझौता वार्ता शुरू हो जाएगी। लेकिन इस बीच में जो हुआ वो सब कई बार चैनलों पे आ चुका है, नई परख पर आ चुका है, उसको दोहराने से कोई फायदा नहीं। आज की ताज़ा खबर ये है कि उन्होंने फिर से 10 दिन की मोहलत और दे दी। उस मामले को 10 दिन और बढ़ा दिया और दावा उन्होंने ये किया है कि ये उनके और ईरान के बीच में एक बड़ी उपयोगी बातचीत चल रही है। ईरान लगातार इन बातों का खंडन करता रहता है। उन्होंने जो 15 सूत्र ईरान को पाकिस्तान के ज़रिए थमाए थे, ईरान ने उनको खारिज कर दिया और ईरान ने अपने 5 सूत्र पाकिस्तान के ज़रिए उनके पास भिजवा दिए हैं। अगर इन दोनों सूत्रों को कोई भी पढ़े, जैसे इंटरनेशनल रिलेशंस की कोई ज़्यादा समझ नहीं है, वो भी पढ़े, तब भी उसे लगेगा कि ये तो 2 एवरेस्ट हैं, जिनका आपस में कभी मिलन नहीं हो सकता। अगर ईरान उनके 15 सूत्रों को मान लेगा, तो वो एक तरह से अनकंडीशनल सरेंडर है। वो तो बिल्कुल बिना शर्त आत्मसमर्पण समान हो जाएगा। और डोनाल्ड ट्रंप ने अगर वो 5 सूत्र मान लिए, तो डोनाल्ड ट्रंप की राजनीति खत्म, अमेरिका का वर्ल्ड डोमिनेंस खत्म, विश्व प्रभुत्व समाप्त और दुनिया पूरी तरीके से उन 5 सूत्रों से बदल जाएगी। तो मैं ये जानना चाहता हूं कि ऐसी क्या दिक्कत है डोनाल्ड ट्रंप के सामने कि वो पहले उन्होंने 5 दिन बढ़ाए, उसके बाद अब उन्होंने 10 दिन और बढ़ा दिए। आप इसका कोई अगर एक तो फौजी मसले होते हैं जिसके लिए हम लोग तमाम बार बार मैं नई परख पर जो वो डिफेंस एक्सपर्ट्स हैं, पुराने रिटायर्ड फौजी जनरल हैं, ब्रिगेडियर जनरल्स, मेजर जनरल्स, उनसे मैं बात कर रहा हूँ। उनके वीडियो खूब चलते हैं, बहुत लोकप्रिय, लोग बड़े ध्यान से सुनते हैं, बड़ा अच्छा विश्लेषण भी होता है। कल हम लोगों ने मेजर जनरल संजय मैस्टन से बातचीत की थी। वो तो अफगानिस्तान में बहुत रहे हैं, इसलिए वो सब इस पूरे इलाके को जानते हैं। अफगानिस्तान का इलाका भी तकरीबन ईरान जैसा ही इलाका है, पहाड़ी। तो वो सब जानते हैं कि अगर ईरान अगर अमेरिका ने वहां पर अपने बूट्स ऑन ग्राउंड सैनिक उतारे तो क्या हश्र होगा। बड़ा अच्छा उन्होंने विश्लेषण किया और आज उनका वीडियो रॉलिकिंग 2 लाख के करीब पहुंचने जा रहा होगा अब इस वक्त ये। तो इसका इसका कोई आर्थिक पक्ष भी है क्या, ये जो डोनाल्ड ट्रंप 5 दिन और 10 दिन बढ़ा रहे हैं जी? बहुत ही बढ़िया सवाल है सर आपका। बिल्कुल आर्थिक पक्ष है। बिना आर्थिक पक्ष के तो ये बार बार जो है एक्सटेंशन का सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप शुरू से बोल रहे थे कि एक स्विफ्ट वॉर लड़ेंगे, मतलब तुरंत शुरू करके और जल्दी जल्दी खत्म करेंगे, पर ये लंबा खिंच गया है। अब आर्थिक पक्ष भी है और राजनीतिक पक्ष भी है। आर्थिक पक्ष ये है कि अमेरिका की एक्सॉन जैसी बड़ी कंपनी, ऑयल कंपनी, जो वर्ल्ड की सबसे बड़ी प्राइवेट ऑयल कंपनी है, एक्सॉन जैसी कंपनी का आप ये समझ लीजिए कि 8% ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से गुजर के जो गैस और ऑयल जो जाता है उसके थ्रू है। ठीक है। और बताया यह जा रहा है, वॉल स्ट्रीट जर्नल ने ऐसा बोला है कि एक्सॉन को $5 बिलियन का लॉस हो रहा है। लॉस होने का कारण यह है कि ईरान ने कई वो इंस्टॉलेशंस, फैसिलिटीज नष्ट कर दी हैं कतार में, कुवैत में, जहां पे एक्सॉन का इन्वेस्टमेंट था, और ये बात को छिपाया जा रहा है। मतलब ये ज्यादा लोगों को पता नहीं है। और ना केवल एक्सॉन जो है वो रिसीविंग एंड पे, बल्कि जितनी भी अमेरिका की बड़ी कंपनीज हैं, चाहे आप कोनाको फिलिप्स ले लो, चाहे आप शेवरॉन ले लो, सबका मैसिव इन्वेस्टमेंट जो है वो इस गल्फ रीजन में है। और ईरान ने मिसाइलें दाग दाग के इन कंपनीज की जहां जहां पे भी भागीदारी थी, जिन जिन में इंस्टॉलेशन फैसिलिटीज में जहां ये चला रहे थे, गैस निकाल रहे थे, वो सभी जगहों पे बहुत बड़ी तबाही जो है वो मचाई है। ऐसा कहा जाता है कि वर्ल्ड का जो सबसे बड़ा प्लांट है जो गैस को लिक्विड में कन्वर्ट करता है, एलएनजी प्लांट, उसका नाम है पर्ल, PARL, ये कतार में है। इस पर्ल प्लांट में मेन भागीदारी शेल्स की है, जो ब्रिटिश कंपनी आपको मालूम है। और एक ही हमले में 17% जो है वो ऑयल एंड मतलब वो जो गैस की जो फैसिलिटी है उसको नष्ट कर दिया है ईरान ने। तो ना केवल अमेरिकन कंपनी बल्कि आपकी ब्रिटिश कंपनी शेल जैसी, उसको भी नुकसान है। टोटल एनर्जी जो फ्रांस की कंपनी है उसका भी 40% जो है वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से जो है होके गैस और ऑयल जो है वो निकलता है। तो ये जितनी भी कंपनीज हैं पाश्चात्य जगत की, वेस्टर्न वर्ल्ड की, ये सब के सब जो है
इस मार में, इस चपेट में फंस गई और इन सबको भारी नुकसान हो रहा है। और यही चीज उन्होंने बोला है डोनाल्ड ट्रंप को। देखिए, इसमें दो तीन बातें समझने वाली है, ठीक है। एक तो ये कि बाहर ये चित्रित किया जा रहा है कि भाई ऑयल के प्राइस बढ़ रहे हैं तो इन सारी कंपनीज को फायदा है, बट आपको जान के आश्चर्य होगा कि एक्सॉन जैसी कंपनी ने $30 बिलियन का इन्वेस्टमेंट किया है 1990 से लेकर अभी तक कतार में, सिर्फ एक कंट्री में $30 बिलियन का, ठीक है। ऐसी शेल्स का बोला जाता है कि $50 बिलियन से ज्यादा का इन्वेस्टमेंट है पूरे गल्फ में। तो ये जो अटैक हो रहे हैं ये सिर्फ आपके यूएई या कतार या आपके सऊदी अरेबिया पे नहीं हो रहे हैं, बहरीन पे नहीं हो रहे हैं। ये जो फैसिलिटीज ये वेस्टर्न कंपनीज ने बनाई है वो नष्ट हो रहा है, और लोहे से लेके अल्युमिनियम से लेके कॉपर सबके दाम जो है आसमान छू रहे हैं। आप ये दोबारा से उस फैसिलिटीज का रिपेयर करने जाएंगे तो इनको बहुत ज्यादा कॉस्टली पड़ेगा। तो ये सारी चीजें जो है डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर में एक प्रेशर ऑयल लॉबी बना रही है। आपको पता है कि रिपब्लिकन पार्टी जो है वो पूरी की पूरी ऑयल लॉबी पे ही चलती है, जैसे डेमोक्रेटिक पार्टी जो है पूरी की पूरी बैंकिंग एंड फाइनेंस लॉबी के दम पे चलती है। वहां पे क्लियर कट डिवीजन है। अब डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर में सिर्फ ऑयल कंपनीज का जो है वो प्रेशर नहीं है कि भैया आप जल्दी जल्दी कुछ समझौता कीजिए, नहीं तो हमारे सारे इंस्टॉलेशन उड़ा देंगे ऐसे, क्योंकि हमारा हैवी इन्वेस्टमेंट है। तो उसके अलावा डेमोक्रेट्स की तरफ से कोई इनको बहुत ज्यादा समर्थन नहीं है। अभय जी, आप याद कीजिए जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था तो रूजवेल्ट, फ्रैंकलिन डिलानो रूजवेल्ट, जो एकमेव राष्ट्रपति हुए अमेरिका के जो 4 बार चुने गए हैं, 4 बार, वो राष्ट्रपति ने अपना नेवी सेक्रेटरी बनाया था उस व्यक्ति को जो उनके अगेंस्ट में रिपब्लिकन पार्टी से वाइस प्रेसिडेंट के लिए खड़ा हुआ था। उसका नाम था फ्रैंक नॉक्स। 1937 के इलेक्शन में 1932 में पहली बार रूजवेल्ट चुन के आए थे। 1936 में एल्फ लंडन जो रिपब्लिकन प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट थे रूजवेल्ट के अगेंस्ट, उनका वाइस प्रेसिडेंशियल मेट थे ये फ्रैंक नॉक्स। फ्रैंक नॉक्स को उन्होंने अपना नेवी सेक्रेटरी बना दिया ताकि रिपब्लिकन जो है वो उनको सपोर्ट करे वॉर में उतरने के लिए। ऐसी उन्होंने अपना वॉर सेक्रेटरी जो है वो हेनरी स्टिम्सन को बनाया था, जो हार्बर्ट हूवर, जिसको पहली बार फ्रैंकलिन डिलानो रूजवेल्ट हरा के आए थे, वो स्टिम्सन उनके एकदम राइट हैंड माने जाते थे। तो कहने का अर्थ है कि पहले वॉर में उतरने के पहले प्रेसिडेंट जो है अपोजिशन पार्टी के लोगों को अपने साथ मिला के चलते थे। डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद से 2016 से हमने देखा है कि बहुत ज्यादा बाई पार्टीसन पॉलिटिक्स हो गई है। अब यहाँ पे हेनरी स्टिम्सन या फ्रैंक नॉक्स या रूजवेल्ट जैसे एग्जांपल अब अमेरिकन प्रेसिडेंट। राजीव जी, मैं बीच में रोकूंगा आपको जरा सा। डोनाल्ड ट्रंप ने इन बातों के कुछ जवाब भी दिए हैं जो आपने आलोचनाएं प्रस्तुत की हैं, जायज हैं, और उन्होंने बड़े, जैसा कि उनकी आदत है कि वो बहुत ही एक फिक्रेबाजी करते हैं। तो एक फिक्रा उनका ये है, ऑयल शॉक इज गोइंग टू बी वेरी शॉर्ट। एक तो उनका ये है, वो मानते हैं ऑयल शॉक लगा है, लेकिन इट्स गोइंग टू बी वेरी शॉर्ट। दूसरा फिक्रा ये है, आई एम नॉट गोइंग टू यूज द वर्ड वॉर बिकॉज फॉर दैट वी हैव टू गो एंड टेक द परमिशन, दैट्स व्हाई आई एम यूजिंग द वर्ड मिलिट्री ऑपरेशन। ठीक है, वो अपने आप को बचाने के लिए और अपने सहूलियत के हिसाब से इसको वॉर ना कह के मिलिट्री ऑपरेशन कहें, बट जब आपके 13 सैनिक मारे जाएं और आपके 400 से ज्यादा सैनिक घायल हो जाए तो आप उसको मिलिट्री ऑपरेशन का नाम नहीं ले सकते हो। वेनेजुएला को हम बोल सकते हैं मिलिट्री ऑपरेशन था जहां कुछ भी आपको नुकसान नहीं हुआ, ठीक है, और रातों रात वो मामला खत्म हो गया। बट जहां पे आपके 400 सैनिक घायल हो और 13 सैनिक मारे गए हो, ये तो उनकी मीडिया में ये चीज छप के आई है, ठीक है, ऐसा नहीं है कि छुपी नहीं है। तो इसको आप मिलिट्री ऑपरेशन तो कह नहीं सकते, वॉर तो कह मतलब ये कहा ही जाएगा। और अब जो है कल की न्यूज है कि इन्होंने क्लियरली अपने वॉर सेक्रेटरी पीटर हेगसेथ को कह दिया है कि भैया जल्दी से जल्दी इस चीज को खत्म करो, ये हमारे गले की हड्डी बन गई है। क्योंकि अमेरिका के अंदर में परसों या कल जो इन्फ्लेशन के नंबर आए हैं वो चौंका देने वाले नंबर है, वो नंबर किसी ने सोचे नहीं थे। तो ये इनको ये लग रहा है कि नवंबर में हमको इलेक्शन झेलना है, तो हम इस तरीके की महंगाई के साथ में तो इलेक्शन में जा नहीं सकते, सुपड़ा हमारा साफ हो जाएगा। डेमोक्रेटिक पार्टीज क्लियरली बोल रही है कि आपने हमको कॉन्फिडेंस पे नहीं लिया,
नाटो अलायंस जो है वो क्लियरली बोल रहे कि हम आपकी हेल्प नहीं करेंगे क्योंकि आपने हमको कॉन्फिडेंस में नहीं लिया। तो ये चारों तरफ से डोनाल्ड ट्रंप गिर गए। वॉर तो इन्होंने शुरू कर दिया, अब इनको समझ में नहीं आ रहा कि इसका अंत कहां से करें। खैर, जो आपने मूल सवाल पूछा था कि इसका आर्थिक पहलू क्या है, आर्थिक पहलू ये है कि अभी तक कहा जा रहा है कि एक्सॉन हो गया, शेवरॉन हो गया, या ब्रिटिश कंपनी शेल हो गई, या फ्रेंच कंपनी टोटल एनर्जी होगी, इन सबको मैसिव जो है वो लॉस हुआ है। $20 बिलियन अमेरिका का अभी तक खर्चा हो गया वॉर में। कांग्रेस से इन्होंने $100 बिलियन की मांग की है डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान वॉर के नाम पे। अगर ये मिलिट्री ऑपरेशन है तो आपको इतनी भारी रकम $100 बिलियन मांगने की जरूरत क्या है? और इनको ये क्लियरली समझ में आ रहा है कि अगर हम इजराइल के भरोसे छोड़ देंगे तो ईरान इजराइल से नहीं निपट पाएगा। और इसमें अब ये भी कहा जा रहा है कि अभी तक जो दो छुपे हुए राष्ट्र थे यानी रशिया और चाइना, वो भी कहीं परोक्ष रूप से ईरान के साथ में खड़े हुए नजर आ रहे हैं। अन्यथा ईरान जो है इतना लंबा वॉर को खींच नहीं पाता। हालांकि चाइना गुडी गुडी स्टेटमेंट्स दे रहा है कि नहीं नहीं, बातचीत से हर मसले का हल होता है, लड़ाई से नहीं होता। मतलब गुडी गुडी स्टेटमेंट जो यूजुअली कूटनीति में दिए जाते हैं, ठीक है, परंतु बिना सैटेलाइट और इंटेलिजेंस मदद के ये संभव नहीं है। और मैं एक जानकारी अपने प्यारे नए परख के दर्शकों को दे दूं, ये क्योंकि किसी को पता नहीं होगा। देखिए, साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट करके एक अखबार है जो हांगकांग से निकलता है। उस अखबार में कल ही छपा है कि शी जिनपिंग बहुत ज्यादा नाराज है चाइना की इंटेलिजेंस एजेंसी से। कारण यह है कि जब वेनेजुएला में मदारो को ऊपर में अटैक हुआ था रात में, निकोलस मदारो पे, उस टाइम में चाइना की एक स्पेशल टीम, इंटेलिजेंस टीम काराकस में थी वेनेजुएला में, और इनको हवा तक नहीं लगी कि इस तरीके का जो है मदारो के ऊपर में अटैक होने वाला है। और शी जिनपिंग नाराज इसलिए क्योंकि $100 बिलियन से ज्यादा का इन्वेस्टमेंट चाइना का वेनेजुएला में है, $100 बिलियन से ज्यादा। अब ये पूरी तरीके से मोहताज हो गए अमेरिका की, कि अमेरिका पता नहीं वो ऑयल उन जगहों से निकालने दे नहीं निकालने दे, क्या करे कुछ मालूम नहीं है। तो अब ईरान में वो शी जिनपिंग स्थिति होने नहीं देना चाहते। जो एक उनको लॉस हुआ वेनेजुएला में कि चाइनीज इंटेलिजेंस एजेंसीज को हवा भी नहीं लगी और रातों रात जो है मदारों को उठा लिया गया, वो चीज अब ईरान में नहीं होना देना चाहते। और शी जिनपिंग चाहते हैं कि भैया बिना चाइना के मदद के कोई समस्या का हल नहीं निकले। और मुझे दिख भी रहा है कि बिना चाइना की समस्या का हल नहीं निकलेगा। अमेरिका यदि अटैक करने को आएगा तो 2 लाख की जो है ईरानियन रेवोल्यूशनरी गार्ड जो है, बहुत स्ट्रांग फोर्स है, और वो इंतजार में ही बैठी है कि इनकी आर्मी जो है एक बार बूट रखे ईरान में और तब हम इनको मजे चखाएं। जी। अब ये तो रही अंतर्राष्ट्रीय स्थिति की बात, जिसकी आपने बड़ी अच्छी व्याख्या की और उसके आर्थिक पक्षों की। अब आते हैं भारत के ऊपर। तो जब डोनाल्ड ट्रंप ने 5 दिन की मोहलत दी, तो 5 दिन की आधी अधूरी मोहलत थी कि केवल हम ईरान के जो एनर्जी, जो ऊर्जा संस्थान है, बिजली, उन पे आक्रमण नहीं करेंगे, बाकी तो युद्ध जारी रहा। तो फिर हमारे स्टॉक मार्केट ने कुछ अपनी उछाल गिरावट के बाद में ऊपर उठना शुरू किया। आज फिर वो धड़ाम से गिर पड़ा है। और ऐसा लगता है कि ऐसे कल जो फॉरेन फाइनेंशियल इन्वेस्टर्स थे, कल उन्होंने अपनी बिकवाली नहीं की होगी। ऐसा लगता है कि आज उन्होंने अपनी बिकवाली की, जिसकी वजह से फिर से उसमें गिरावट आई। तमाम एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि सोना जो है वो 1 लाख से और नीचे जाएगा धीरे धीरे करके। तो ये जो परिस्थिति है, इस परिस्थिति को आप कैसे देखते हैं? जी, पहले तो सोने पे क्लियर कर दूं, बहुत अच्छी बात आपने बोली। देखिए, वॉर एंड इन्फ्लेशन आर कंसीडर्ड एज फ्रेंड ऑफ गोल्ड, यानी युद्ध और महंगाई के दाम में सोने के भाव बढ़ते हैं। तो फिर सवाल ये उठता है कि इस बार ऐसा क्यों नहीं हो रहा? युद्ध हो रहा है और सोने का भाव बढ़ने के बदले नीचे गिर रहा है। तो उसके 2 रीजन मुझे नजर आते हैं, ध्यान से सुनिएगा मेरे प्यारे नए परख के दर्शक। पहला ये है कि देखिए, गोल्ड एक ऐसा ट्रेड था पिछले साल से जिसमें बहुत पैसा बना है। इनफैक्ट पिछले 4-5 साल में सोने के प्राइसेस जो है वो अनाप शनाप तरीके से ऊपर गए। $1,500 से $5,000 पर आउंस क्रॉस किया है। तो होता यह है कि जब स्टॉक मार्केट में नुकसान हो, बॉन्ड मार्केट में नुकसान हो, यानी हर एसेट क्लास में नुकसान हो रहा हो, तो इन्वेस्टर वो चीज को पहले बेचता है जहां पे वो फायदे पे बैठा हुआ है। तो गोल्ड जो है ये ओवर क्राउडेड ट्रेड था।
और ये ऐसा ट्रेड था जिसमें इन्वेस्टर्स जो पहले से बैठे हुए बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस में ली, वो काफी प्रॉफिट पे बैठे थे। तो उन्होंने बोला कि भाई हम नुकसान वाले पोजीशन को काटने के बदले जहां हमको फायदा हो रहा है हम उससे पहले निकले। तो एकदम से बहुत ज्यादा सोने की बिकवाली आई, और इसके नंबर्स हमें अमेरिका के, यदि आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट नंबर पिछले महीने के देखो तो आपको नजर आएगा कि अमेरिका का एक्सपोर्ट बढ़ा है। रीजन है कि सोने का एक्सपोर्ट ही अकेले $100 बिलियन से ज्यादा का हुआ है अमेरिका से लास्ट इसमें, ठीक है। तो एक ये रीजन हुआ कि ओवर क्राउडेड ट्रेड था, फायदा हो रहा था लोगों को, तो उठा के उसको बेचा। दूसरा बड़ा रीजन जो बहुत ही ज्यादा आप ये कह लीजिए कि टेक्निकल है, ध्यान से सुनने की जरूरत है। क्या होता है, गोल्ड क्या है, मैंने पहले भी बताया था, गोल्ड इज नथिंग बट ए पार्ट ऑफ योर फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व के 3 पार्ट्स होते हैं। पहला है फॉरेन करेंसी एसेट, दूसरा है गोल्ड, और तीसरा है आईएमएफ में जो आपके स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स जो होते हैं वो, ठीक है। अब फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व का रोल क्या है, काम क्या है? फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व कोई कंट्री क्यों बनाता है? वो इसलिए बनाता है कि जब भी आपके ऊपर में आपदा आए तो आप उसका यूज करके जो है अपने लिए इंपोर्ट मंगा सको और अपनी मुसीबतों से छुटकारा पा सको। अब हो ये रहा है कि जितने भी गल्फ के कंट्रीज हैं ये अपने ऑयल को एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं। तो ऑयल को एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहे तो रेवेन्यू नहीं आ रहा। तो अब जब आपको रेवेन्यू नहीं आ रहा पर आपको सरकारी कर्मचारियों को तनख्वाह देना ही है, आपको अपने इधर पे जो एजुकेशन हेल्थ ये सब फ्री दे रहे हो वो देना ही है, तो पैसा कहां से आएगा? तो यहां पे इन्होंने जो इनका फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है, रिजर्व का पार्ट है यानी गोल्ड, उसको निकाल के बेचना शुरू किया। तो गल्फ कंट्रीज ने काफी गोल्ड बेचा है पिछले 1 महीने में। तो उसकी बिकवाली यानी गोल्ड की जो बिकवाली 1 महीने में हुई है, इसके कारण से गोल्ड के प्राइसेस नीचे आए। नहीं तो वॉर और महंगाई के समय में गोल्ड के प्राइसेस ऊपर ही जाते हैं। ये पहली बार ऐसा देखा जा रहा है कि वॉर के टाइम में गोल्ड के प्राइसेस नीचे आ रहे हैं, और मैंने आपको उसके दोनों कारण बताए जी। अब आते हैं इंडियन गवर्नमेंट के ऊपर में, जो आपने इंडियन गवर्नमेंट के ऊपर में बात की। नहीं, इस इंडियन स्टॉक एक्सचेंज, इंडियन स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर में। इंडियन स्टॉक एक्सचेंज में जो फ्राइडे बोल रहा हूं, परसों, छुट्टी नहीं, परसों जो उछाल देखा गया था 1200 पॉइंट के आसपास में सेंसेक्स का, सर इसको बोलते हैं डेड कैट बाउंस। हाँ, ये मार्केट मरी हुई बिल्ली की छाल है। बस ऊपर से जो गिरती है तो एकदम गिर के वहीं अटक जाती, थोड़ी सी ऊपर उछलती, तो वो डेड कैट बाउंस जो है वो था मार्केट। क्या होता है, बियर मार्केट जो रहता है यानी जिसमें मार्केट गिरता है, बियर मार्केट में हम जो है इसी तरीके का रिट्रेसमेंट देखते हैं। वो बड़ा ही एग्रेसिव होता है, यानी मार्केट मान लीजिए 10% गिरता है तो हम 1 महीने में, तो हम देखेंगे 2 दिन में सडनली 3% ऊपर चला गया। तो ये रिट्रेसमेंट जो होता है बड़ा फास्ट होता है, इसी को बोलते हैं वोलेटिलिटी जो है वो बियर मार्केट में बहुत ज्यादा रहती है। तो ये इस तरीके से थोड़ा बहुत जो है वो उछाल हमको नजर आता रहेगा, पर इस छलावे में, इस भूल में नहीं रहना है कि मार्केट में किसी भी तरीके की तेजी आने वाली है। जब तक ये वॉर रुकता नहीं है तब तक मार्केट में कोई तेजी नहीं आने वाली है, और भारत की स्थिति तो और बद से बदतर हो गई है, वो आपके अगले सवाल के जवाब में मैं दूंगा। परंतु स्टॉक मार्केट की जो बात करें, स्टॉक मार्केट में समझने वाली जरूरत है कि जो सिचुएशन 1 हफ्ते पहले थी वही सिचुएशन अभी भी है। 1 हफ्ते पहले जैसे एफआईआई भारी बिकवाली कर रहे थे, 20 मार्च तक ही 88,000 करोड़ से ऊपर का माल वो इस मार्च महीने के में बेच चुके थे। वही सेम सिचुएशन जो है वो हमें अभी भी नजर आने वाली है, क्योंकि यदि वॉर नहीं रुकता तो, क्योंकि वॉर जब तक चलेगा तब तक इंडियन करेंसी पे प्रेशर रहेगा और इंडिया में इन्वेस्टर्स नहीं आएंगे, इंडिया से इन्वेस्टर्स छोड़ छोड़ के भागेंगे। तो डेड कैट बाउंस के भुलावे में नहीं आना है। मैंने मेरे सारे पेड दर्शकों को जो मेरे चैनल पे करंट अनप्लग बाय राजीव पे, उनको मैंने क्लियरली बताया कि भाई मैं इंडिया के बाहर अब इन्वेस्टमेंट कर रहा हूं, इंडिया का मार्केट इन्वेस्टमेंट लायक बचा नहीं है। जी अभय जी। नहीं, तो अब इसका मतलब यह है कि मैंने जितने भी डिफेंस एक्सपर्ट से बातचीत की वो तो कहते हैं कि अभी पूरे अप्रैल भर लड़ाई चलेगी। इसका मतलब है आपके विश्लेषण के मुताबिक अमेरिकी जो तेल कंपनियां हैं उनको लगातार नुकसान होता रहेगा, और उसी तरीके से बाजारों की, शेयर बाजार की, बॉन्ड मार्केट की और मेटल मार्केट की, इन सब की पिटाई होती रहेगी। या हो सकता है मेटल मार्केट अभी कुछ सुधर जाए जैसा आपने बताया उसमें। अब
भारत सरकार भी इसके लिए तैयारियां कर रही है। भारत सरकार के सामने दो तरह की समस्याएं हैं। पहली समस्या तो ये है कि वो चुनाव के दौर में है, 5 राज्यों में चुनाव हो रहे हैं, ऐसे में वो तेल के दाम बढ़ने नहीं दे सकती। इसी के मद्देनजर निर्मला सीतारमन ने आज सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है, सोशल मीडिया पर बताया है कि पेट्रोल की ऊपर जो एक्साइज ड्यूटी थी वो 10 रुपए प्रति लीटर कम कर दी गई है। यानी पहले 13 रुपए एक्साइज ड्यूटी लगती थी, अब केवल वो घट के 3 रुपए रह गई है। इसलिए डीजल पर 10 रुपए जो एक्साइज ड्यूटी लगती थी वो जीरो हो गई है पूरी तरीके से, उसमें कोई एक्साइज ड्यूटी रह ही नहीं गई। तो जाहिर है कि सरकार खुद जो आमदनी बटोर रही थी ऑयल सेक्टर से, सरकार ने उसके ऊपर धक्का लगाना मंजूर किया है, लेकिन वो अभी जो तेल की महंगाई है वो उपभोक्ताओं की तरफ नहीं, उपभोक्ताओं पर नहीं डालना चाहती। मेरा मानना है कि जिस दिन मई के महीने में जब ये चुनाव खत्म हो जाएंगे, उसके बाद में सरकार इस बात के ऊपर सोचेगी कि तब तेल दरअसल तब महंगा होना शुरू होगा, ऐसा लगता है। तो इस स्थिति को आप किस रूप में देखते हैं? मैं स्थिति को इस रूप में देखता हूं कि सरकार इस देश के नागरिकों से कई सालों से जबरदस्ती उनका टिटवा दबा के जो है ज्यादा पैसे वसूल रही थी। ये माफियागिरी का एक सिंबल है, ना कि सरकार चलाने का। यदि आप 10 रुपए का अभी कट दे सकते हो तो पहले क्यों नहीं कट दिया भाई? यानी आप अपना रेवेन्यू बढ़ा रहे हो और लाडली बहना लाडला भाव जैसी योजनाएं चला के अपने लिए वोट बटोर रहे हो। सीधी बात है। यदि अभी 10 रुपए की कटौती करके लोगों को राहत दी जा सकती है, इसका मतलब ये राहत दी जा सकती है, ठीक है। ऐसे समय में जब करंट अकाउंट, फिस्कल डेफिसिट सब पे आपके प्रेशर आ रहा है, उस टाइम में आप इलेक्शन जीतने के लिए राहत दे रहे हो। इसका मतलब है कि ये राहत आप आम कंडीशन में भी दे सकते थे, जब करंट अकाउंट बैलेंस पे प्रभाव नहीं था, जब फिस्कल डेफिसिट बढ़ने पे कोई वो प्रेशर नहीं था। तो ये क्लियरली इंगित करता है, ये सिंबलाइज करता है कि मोदी सरकार हमसे पिछले कई वर्षों से हमारी बाह मरोड़ के जितना पैसा हमसे लिया जाना चाहिए था ऑयल के लिए, पेट्रोल डीजल के लिए, उससे कहीं ज्यादा पैसे ले रही थी। और ये कहीं ज्यादा पैसे लेके कोई ऐसा बहुत बड़ा स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व बना रही हो या कुछ ऐसा कैपिटल इन्वेस्टमेंट कर रही हो, ऐसा नहीं था। ये रिजर्व लेके इन्होंने तमाम तरीके की सब्सिडीज दी और उससे अपने लिए वोट लिए। बजट डॉक्यूमेंट के हिसाब से 2025-26 के बजट डॉक्यूमेंट के हिसाब से 3.88 लाख करोड़ की सब्सिडी जो है वो इस भारत सरकार ने दी है। ये मोदी सरकार कांग्रेस के ऊपर में इल्जाम लगाती थी कि ये नरेगा जैसी फालतू स्कीमें लाके लोगों को पैरासाइट बना रहा है, पर इन्होंने वर्ल्ड के सारे, विश्व के सारे कीर्तिमान तोड़ दिए सब्सिडीज देने में और लोगों को परजीवी बनाने में। और उसके पैसे कहां से आए? उसके पैसे जो है मध्यम वर्गीय परिवारों जैसे आपके और मेरे जैसे लोगों की बाह मरोड़ के, टेटुआ दबा के जो इन्होंने पैसे निकाले। तो मैं इसको इस तरीके से देखता हूं कि जब करंट अकाउंट बैलेंस आपका ट्रबल में है, तब भी आप जो है रेवेन्यू अपना कट करने के लिए तैयार हो। क्यों? क्योंकि इलेक्शन आने वाले हैं। तो इसका मतलब है कि आप नॉर्मल कंडीशन में भी वो कर सकते थे, परंतु आपने किया नहीं। पहली चीज ये हुई। दूसरी चीज देखिए, मैंने करंट अकाउंट की बात की और फिस्कल डेफिसिट की बात की, ये थोड़ा समझना जरूरी है सर। समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि देखिए बार बार जो मैं मीडिया में देख रहा हूं, सरकार समर्थित मीडिया में, कि वो एक ही चीज का आह्वान कर रहे हैं कि हमारा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व $700 बिलियन से ज्यादा का है, चिंता की कोई बात नहीं है। मैं दर्शकों को बता दूं कि $710 बिलियन पे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व इंडिया का आ गया है 736 या $740 बिलियन से। तो 25 से 30 बिलियन की कमी तो 2 हफ्ते के अंदर में ही आई है, ठीक है। पहली चीज ये हुई। दूसरी चीज ध्यान से सुनिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पिछले वीडियो में ही बताया था जी। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट रहता है उसको बोलते हैं फॉरेन करेंसी एसेट, ठीक है। फॉरेन करेंसी एसेट जो है वो बढ़ने के बदले घट गया है 2021 के मुकाबले, जब इंडिया कोरोना में पेंडेमिक में फंसा था। जी। आप लोग को जान के ताज्जुब होगा कि उस टाइम से आज की डेट में 10% फॉरेन करेंसी एसेट जो है घट गया है।
हम जो इंपोर्ट करते हैं वो फॉरेन करेंसी एसेट के माध्यम से करते हैं। जी फॉरेन करेंसी एसेट का मतलब हुआ डॉलर, पाउंड, येन, युआन, स्विस फ्रैंक, यूरो। इसमें जो हमारे आरबीआई के पास में इन करेंसीज का जो भंडार है, आपको जान के ताज्जुब होगा, 615 बिलियन डॉलर का फॉरेन करेंसी एसेट था सितंबर 2024 में। आज जो है वो एसेट घट के हमारा हो गया है 555 बिलियन डॉलर। 615 से 555 यानी 10% की गिरावट आई है। आपको ये भी बता दूं कि ये जो बार बार बोलते हैं हमारा बहुत हाई लेवल पे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है, ये सिर्फ और सिर्फ सोने के बढ़े हुए दाम के कारण है। सोने के दाम बढ़े तो इन्होंने रीवैल्यूएशन किया और अपने मतलब आप मान लीजिए कि आज से 25, 30, 50 साल पहले इन्होंने $50 पे सोना खरीदा होगा या $200 पे खरीदा होगा, तो सडनली उसको आज की प्राइस पे लेके आ गए। ठीक है, तो आपका फॉरेन करेंसी, आपका जो एसेट है फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, वो आपको बहुत हाई दिख रहा है। आपको जान के ताज्जुब होगा, पेंडेमिक के पीक में इंडिया का फॉरेन करेंसी एसेट, इंडिया के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व का 90% था, 90%, जो आज घट के 78% हो गया है। तो ये चिंता का विषय है। हम जिस पैसे से इंपोर्ट मंगाते हैं, जो हमारा इंपोर्ट कवर है, वो मल्टी डेकेड लो पे है। आई रिपीट माई वर्ड्स, इट इज मल्टी डेकेड लो। 8 से 9 महीने का ही सिर्फ हमारा इंपोर्ट कवर रह गया। सिर्फ 2011 से 2013 के बीच में जब वो फ्रेजाइल 5 वाली सिचुएशन आई थी, तब हमारा इंपोर्ट कवर इतना नीचे आया था। नहीं तो सन 2000 से लेके 2025 तक 25 सालों में यदि हम देखें तो कभी भी इतना नीचे जो है इंपोर्ट कवर हमारा नहीं आया। पहली चीज। दूसरी चीज, इन्फ्लेशन जो है, इन्फ्लेशन हम देख रहे हैं कि फिर से अप्रैल मई के जो फिगर आएंगे वो काफी ज्यादा आएंगे और आरबीआई का जो कंफर्ट जोन है कि 4% से 6% के बीच में सीपीआई होना चाहिए। ऐसा लग रहा है कि ये वॉर, जैसा आप बता रहे हो कि वॉर एक्सपर्ट्स आके बोले कि पूरा अप्रैल भर चलेगा, तो ऐसा माना जा रहा है कि मई के महीने में 6% ब्रीच कर सकता है। तो ये एक और अलग हेडेक जो है वो बन जाएगा। फॉरेन करेंसी एसेट का हेडेक मैंने आपको बता ही दिया। तीसरी चीज, हर बार क्या होता था, करंट अकाउंट में जो रेमिटेंस हमको गल्फ से आता था, वो बहुत बड़ा हमको एक कुशन देता था, सुकून देता था। अब वो रेमिटेंस फॉरेन गल्फ कंट्री से आना लगभग रुक सा गया है और 40% रेमिटेंस जो है वो प्राइमरी बैलेंस में हमारे पास में गल्फ से आता था। अब जब वो रेमिटेंस रुक गया है तो ऐसा कहा जा रहा है कि जनवरी से मार्च का जो 4th क्वार्टर पीरियड कहलाता है, इसमें पिछले 2-3 साल से हम देख रहे थे कि करंट अकाउंट बैलेंस सरप्लस था। अब हम देख रहे हैं कि ये करंट अकाउंट बैलेंस सरप्लस के बदले इस बार डेफिसिट में जाएगा। और कितना डेफिसिट? 2.5% डेफिसिट की बात कर रहे हैं। तो आपका सारा सिस्टम हिला हुआ है। फॉरेन करेंसी एसेट नीचे गिर गया, करंट अकाउंट बैलेंस डेफिसिट में जाता हुआ नजर आ रहा है, रेमिटेंस जो है वो घटता हुआ नजर आ रहा है। ऐसे सिचुएशन में ये सरकार जो है पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ा नहीं रही है। इसका मतलब है कि नॉर्मल कंडीशन में भी जो है ये सरकार हमसे ज्यादा पैसे वसूल रही थी, जो ये दिखाता है कि ये सरकार कितनी क्रूर है और ये सरकार कितनी आपके जेबों पे डकैती डालने का पिछले कई सालों से काम कर रही थी। जी अभय जी, आपने जो चर्चा की है, जो विश्लेषण किया है, वो तो विश्लेषण बहुत से लोगों के लिए आंखें खोल देने वाला विश्लेषण है। तो ऐसी स्थिति में हम लोग इस चर्चा का ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि ईरान ने जो पलट कर वार किया इजराइल और अमेरिका के हमले के मुकाबले, जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी, यहाँ तक कि जो ईरान के प्रति हमदर्दी रखते हैं उन्हें भी शायद इतनी उम्मीद नहीं थी ईरान इतना जमकर पलट कर वार करेगा। उससे अमेरिका के लिए, खाड़ी के देशों के लिए और भारत की अर्थव्यवस्था के लिए काफी बड़े आर्थिक संकट खड़े हो गए हैं और जो आगे भी मुद्रास्फीति के तौर पर, महंगाई के तौर पर, बेरोजगारी के तौर पर अभी लगातार लंबे अरसे तक जारी रखने वाले हैं। ट्रंप भी उन आर्थिक संकटों की वजह से हिले हुए हैं, लेकिन उन्हें कोई ना कोई एक ऐसा एग्जिट चाहिए जिससे उनकी इज्जत बची रहे। मोदी जी भी बहुत बुरी तरीके से फंसे हुए हैं और इन्होंने जिस तरीके से जनता की जेब से पैसा खींचा है, अब ऐसी स्थिति में वो अपने आप को नहीं पाते कि वो और ज्यादा पैसा खींच सकें। अगर और ज्यादा पैसा खींचेंगे तो इसका बुरा नतीजा उन्हें चुनाव में उठाना पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद राजीव जी, और हम लोग जल्दी ही इस प्रश्न के ऊपर चर्चा करने के लिए फिर से मिलेंगे, क्योंकि परिस्थितियां तेजी के साथ बदल रही हैं।